पेपर को सॉल्व करने की जो टेक्निक बताई जाएगी वो ऐसा नहीं कि बिहार जुडिशरी का है। जिस भी स्टेट की आप जुडिशरी देंगे वहाँ पर इसी पैटर्न को फॉलो करना है आप लोगों को। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हिंदू और मुस्लिम लॉ। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइए, क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप लोग को भेजी जाएगी अभी। देखिए, जो हमारा हिंदू और मुस्लिम लॉ है ये हम लोगों का कस्टमरी लॉ है, रूढ़िजन्य विधि है। और इसको हम लोग बोलचाल में कहते हैं फैमिली लॉ। फैमिली लॉ का मतलब क्या होता है? पारिवारिक भी जिसको हिंदी में कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि ये किसी परिवार समुदाय से जुड़ा हुआ होता है। ये राष्ट्र का कानून नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे राष्ट्र का कानून क्या है? पंथ निरपेक्ष, सेकुलर स्टेट। हमारा जो राष्ट्र है वो कोई राज धर्म नहीं है। भारत न तो हिंदू राष्ट्र है, न तो भारत मुस्लिम राष्ट्र है। भारत कोई प्रकार का धार्मिक राष्ट्र नहीं है। भारत जो है वो क्या है? सेकुलर स्टेट है। संविधान में अभी आप लोग को पढ़ाया जाएगा। तो ये हमारे यहाँ ये कहा गया है कि जो हिंदू विधि और मुस्लिम विधि होती है ये आपके अपने हृदय की आकांक्षा, यानी जो धर्म की आपकी स्थिति होती है उसके अनुसार आप करिए। आपका मन करता है हिंदू, हिंदू धर्म का पालन करिए। आपको लगता है कि नहीं, हिंदू धर्म में हमको नहीं संतुष्टि है, मुस्लिम धर्म में चले जाइए, सिख में चले जाइए। मुस्लिम को भी अगर ऐसा लगता है तो वो भी कन्वर्जन कर सकता है, जिसको हम लोग संविधान के अनुच्छेद नंबर 26, 27, 28 में पढ़ते हैं। ठीक, तो अब देखिए इसको। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कहाँ हैं आप? अरे अब तो एग्जाम आ गया है। जी सर, वही सर आपका करंट अफेयर्स में पढ़ रहे थे अरे तो सर। अब हिंदू ला मुस्लिम ला भी पढ़ लीजिए। हमको चंदन ने कहा आपसे डाउट लग रहा है भाई। जी सर। बारात वाले दिन ऐसे आप देर कर दोगे तो कैसे काम चलेगा? शादी वाले दिन हम लोग तो पहुंच गए आपके शादी में, अब आप देर कर दिए तो फिर। चलिए चंदन, देखो ध्यान से सुनो। केवल आज बिहार के स्टूडेंटों के लिए हम लाइव हो रहे हैं, ताकि और सब कोर्स बाद में पढ़ाया जाएगा। और आज आप लोग को कोशिश रहेगी, आज नहीं तो कल जरूर आप लोग को एक वीडियो मिलेगा, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर, कैसे अपने प्रश्न पत्र को सॉल्व करिए। उसमें 10 आप लोग को टिप्स बताए जाएंगे, तरीके बताए जाएंगे। उस 10 टिप्स को ही आपको फॉलो करना है। और उस 10 टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो ध्यान रखिएगा आपका जो नंबर है कम से कम 10-15 नंबर और बढ़ जाएगा। जितना आप अपने जुडिशल माइंड से करोगे वो तो आपको मिलेगा ही, लेकिन कम से कम 10 से 15 नंबर आपका और बढ़ जाएगा। अगर एक्चुअल नंबर में आपका 10 से 15 और बढ़ जाए तो हम तो समझते हैं क्वालिफाई करने में कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो सब एक एक सर के पास मंत्र होते हैं, वो समय समय पे बताए जाते हैं। ठीक है ना, सब इकट्ठे नहीं बताए जाते। अब समय आ गया बिहार जुडिशरी वालों को बताने का, तो आज कोशिश करेंगे, आज या कल में हम इसको करा देंगे। देखिए, हम आज ये पढ़ा रहे थे कि जो हिंदू और मुस्लिम विधि है इसको हम लोग कहते हैं पारिवारिक विधि, वैयक्तिक विधि, पर्सनल लॉ। अगर प्रीलिम्स के एग्जाम में आता है तो पहले इसी पे टिक लगाना। हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ क्या है? रूढ़िजन्य विधि है। ये ध्यान रखिएगा, ये केवल वही स्टूडेंट लगा पाएगा जिसने इसको पढ़ा है। ठीक है, अब देखो जो आपके एग्जाम में आता है, बहुत ही ब्रीफ में हम चलते हैं ताकि आप लोग का समय प्रॉपर यूज हो जाए। हिंदू लॉ में क्वेश्चंस आते हैं सोर्सेस से, हिंदू विध के स्रोत। जैसे आप लोग आईपीसी पढ़ते हो तो आईपीसी का स्रोत क्या है? बेयर एक्ट, जिसे 511 धारा दी गई है। उसी धारा पे सब लोग जुड़े हैं, चाहे वो जुडिशल ऑफिसर हो, चाहे सर हो, चाहे कोई हो, सबको उसी 511 धारा के अंतर्गत ही रहना है। हिंदू विध को कैसे जानेंगे? ये कोडिफाइड तो है नहीं, ये संहिताबद्ध तो है नहीं, ये धाराओं में तो विभाजित नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, हिंदू विध को जानने के लिए दो स्रोत है। पहला है प्राथमिक स्रोत, लिखते चलिए आप लोग। प्राथमिक स्रोत, प्राइमरी सोर्सेस। और दूसरा है द्वितीयक स्रोत। पहला है प्राथमिक स्रोत,
प्राइमरी सोर्स, और जो प्राइमरी वाला है, प्राथमिक वाला, इसको एक और नाम से जानते हैं, प्राचीन स्रोत, एंशियंट सोर्स। क्या सर? प्राचीन, प्राथमिक स्रोत को प्राचीन स्रोत भी कहते हैं। प्राइमरी सोर्सेज आर एंशियंट सोर्सेज। दूसरा है आधुनिक स्रोत या द्वितीयक स्रोत। ठीक है। अब देखो, प्राथमिक जो स्रोत है उसके चार भाग हैं। हिंदू विद के जो प्राइमरी सोर्सेज है उसके चार भाग हैं। फर्स्ट, श्रुति। श्रुति। नंबर दो, स्मृति। नंबर तीन, भाष्य एवं रचनाएं। श्रुति, स्मृति, भाष्य एवं रचनाएं। और फोर्थ नंबर पर है रूढ़ियां या प्रथाएं। रूढ़ियां या प्रथाएं। देखो, जो द्वितीयक स्रोत है वो तीन है। पहला है विधायन। दूसरा है पूर्व निर्णय या न्यायिक निर्णय। पहला क्या है सर? फर्स्ट है विधायन, विधायन कानून। दूसरा है पूर्व निर्णय, इसको केस लॉ भी कहते हैं, न्यायिक निर्णय भी कहते हैं। तीसरा है न्याय, साम्य और सद्विवेक। तो हिंदू विद के टोटल कितने स्रोत हैं? सात। चार प्लस तीन, ऐसे लिखो। हिंदू विद के टोटल स्रोत हैं सात, चार प्लस तीन। अब हेड डालिए मुस्लिम विद के स्रोत। इसको भी दो भाग में बांटिए, प्राचीन स्रोत या प्राथमिक स्रोत। और दूसरा द्वितीयक स्रोत या आधुनिक स्रोत। प्राथमिक वाले में लिखिए कुरान, सुन्ना या हदीस। सुन्ना या हदीस नंबर दो पर। नंबर वन। कुरान। नंबर दो, सुन्ना या हदीस। नंबर तीन, इज्मा। नंबर चार, क्यास। क्या तीसरा नंबर? इज्मा। नंबर चार पे क्यास। द्वितीयक पे लिखिए, इसमें भी चार है। प्रथाएं, विधायन, पूर्व निर्णय, न्याय, साम्य, सद्विवेक। मुस्लिम विद के टोटल आठ स्रोत है, चार प्लस चार। हिंदू विद के सात है, मुस्लिम विद के आठ है। हाँ, हिंदू विद के शाखाएं, हे डालिए हिंदू विद के शाखाएं। पहला मिताक्षरा, दूसरा दाएं भाग। हाँ, नेक्स्ट लिखिए मिताक्षरा पर
जो पुस्तक लिखी गई है उसके लेखक वी ज्ञानेश्वर है, वी ज्ञानेश्वर हैं। मिताक्षरा पर जो पुस्तक लिखी गई है उसके लेखक वी ज्ञानेश्वर है। दाएं भाग पर जो पुस्तक लिखी गई है उसके लेखक जीमूत वाहन है। नेक्स्ट, प्राचीन हिंदू विध में विवाह की 8 पद्धतियां प्रचलित थी। नंबर 1, चार मान्य ब्रैकेट में लिखिए, ब्रह्म, दैव, आर्स, प्राजापत्य। नंबर 2, 4 अमान्य विवाह, आसुर, गांधर्व, राक्षस व पैशाच। हेडिंग डालिए, वैध विवाह की आवश्यक शर्तें। वैध हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तें। लिखे, बाल विवाह अवरोध अधिनियम, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1978 के पारित होने के पश्चात वैध विवाह के 5 आवश्यक तत्व हैं। नंबर 1, एक विवाह। नंबर 2, विकृत चित्तता न होना। नंबर 3, निश्चित आयु। ब्रैकेट में लिखे, वर के लिए 21 और कन्या के लिए 18 वर्ष कम से कम। नंबर 4, प्रतिषिद्ध संबंधों के परे हो। नंबर 5, सपिंडा न हो। देखिए, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जो पहला लिखा है वो धारा 5 का 1 लिखते चलो। पहला वाला है बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1978 का धारा 5 का 1। विकृत न हो धारा 5 का 2। आयु धारा 5 का 3। प्रतिष्ठित संबंध के परे धारा 5 का 4। सपिंडा न हो धारा 5 का 5। सर, हाँ, बोलिए बोलिए। ऑब्जेक्टिव में एक प्रश्न था
कि 22 वर्ष का एक वर 15 वर्ष की एक वधू से विवाह करता है, हिंदू विधि में ऐसा विवाह है। और इसका आंसर दिया है वैध किंतु दंडनीय। हाँ, तो ये विवाह जो होता है शून्यकर्णी होता है। ठीक है, इसमें वाइडेबल शून्य होता है। करणीय भी ऑप्शन में है, लेकिन दिया हुआ है वैध किंतु दंडनीय। सुनिए हमारी बात पहले। ऐसा विवाह होता है शून्यकर्णी, और ये पूरा डिपेंड करेगा जो 15 साल के कन्या है उसके ऊपर। अगर वो चाहे तो अपने विवाह को मेंटेन रखे, अपने विवाह को तोड़ दे। अगर कन्या नहीं तोड़ती है तो वैध विवाह होगा, लेकिन जो पुरुष ने विवाह किया उसको दंडित किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। धारा 5 के 3 में। तो धारा उसका 5 वही के। ऑप्शन सही है, वैध हाँ किंतु दंडनीय। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर नाबालिग से विवाह तो अवैध माना जाता है ना? शून्यकर्णी माना जाए एक। दोनों के दोनों अगर माइनर है, ठीक है ना, तब ये विवाह शून्य होगा, दंडनीय होगा। एक एक वैलिड, एक अन, मान ली एक जो है कॉम्पिटेंट है, दूसरा इनकॉम्पिटेंट है, इसको वाइडेबल वाइडेबल बोलते हैं। और दोनों के दोनों कॉम्पिटेंट है तो लीगल मैरिज। ठीक है। देखो जी इसमें सर। एक चीज आया, प्रतिष्ठित संबंध। प्रतिष्ठित संबंध वो होते हैं जो रक्त संबंधी होते हैं, रक्त से जुड़े हुए व्यक्ति, जिसमें दो लोग आते हैं, सगे संबंधी और सहोदर। सगे संबंधी और सहोदर। देखो सहोदर क्या होता है आप लोग को नहीं मालूम होगा। ठीक है, जैसे देखो इसको एक जो एक ही माता के संतान होते हैं उनको सहोदर कहा जाता है। और सगे। चचेरा, चचेरा वगैरह, कजन वगैरह सब आ जाता है। वो सगा है। क्या खाएंगे सुबह आज? ध्यान से सुनिए। देखिए सगा और सगा, जिसको हम लोग एक उदर कहते हैं, और एक होता है सहोदर। देखो अगर माता, एक ही माता पिता की संतानें, जैसे लोग कहते हैं ना हम एक भाई एक बहन है, कोई कहता है हम 2 भाई 2 बहन है, तो क्या है, ये सगे हैं। मतलब दोनों, जो भाई बहन है, दोनों की माता भी एक है, दोनों के पिता भी एक है। जैसे आप लोग भी तो हो गए ना, 1 2 भाई बहन। जी सर। अच्छा, तो जो आपके भाई हैं वो क्या है, आपके सगे हैं कि सगे। सगे सौतेले भाई। हैं? सगे है। और भाभी सौतेली है? नहीं, और भाभी भी सर हैं? भाभी भी अपनी है सर। नहीं, वो तो बोल चाल में है ना, वो क्या है, न वो सगी है न सौतेली है। वो क्या है, दूसरे विवाह विवाह लोग। संबंध से आई है। ध्यान समझते चलो, एक होता है रक्त संबंधी, एक होता है विवाह संबंधी। तो भाभी जो आई है वो कैसे आई है, विवाह संबंधी आई है। तो विवाह संबंधी होने के कारण उसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में, भाभी को? सिस्टर इन लॉ, कानूनी बहन, कानून की दृष्टि में बहन। आप भी उसकी बहन है, और जो ननदिया है वो भी बहन है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो कानून की दृष्टि में आप दोनों बहनें हैं। अब देखो सहोदर किसको कहते हैं, जैसे जो क्या नाम है, भगवान राम थे, उनके पिता थे दशरथ, मालूम है ना? जी सर। उनकी 3 रानियां थी। जी भगवान सर। दशरथ के 3 रानियां थी। लिखो, पहला थी कौशल्या, दूसरी थी कैकेयी, और तीसरी थी सुमित्रा। चौथी तो नहीं थी? नहीं सर। अच्छा चलो ठीक है। तो 3 रानियां थी। तो जो बड़ी रानी थी कौशल्या, उनके पुत्र थे राम। जो दूसरी रानी थी कैकेयी, उनके पुत्र थे भरत। और जो सबसे छोटी रानी थी सुमित्रा, उनके 2 बेटे थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। शत्रुघ्न मत बोला करो, शत्रुघ्न। तो देखो जहां जो ये तीसरी रानी से 2 बेटे थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये दोनों सगे भाई हैं। ये दोनों सगे भाई हैं, क्योंकि माता भी एक है और पिता भी एक है। राम और भरत में क्या संबंध है, सहोदर का। पिता तो एक है लेकिन माता अलग अलग। सहोदर उसको कहते हैं जहां पर पिता एक हो लेकिन माँ अलग अलग हो, तो उसको हम लोग कहते हैं सहोदर।
आप अपना विवाह न तो सहोदर में कर सकते हैं, न तो एकोदर में कर सकते हैं, न तो सौतेले में कर सकते हैं हिंदू के लिए। इसको बोलते हैं प्रतिष्ठित संबंध। इसके बाद होता है सपिंडा। देखो जो सपिंडा होती है, माता के पक्ष में 3 पीढ़ी ऊपर और 3 पीढ़ी नीचे में आप विवाह नहीं कर सकते। माता के 3 पीढ़ी ऊपर 3 पीढ़ी नीचे को बोलते हैं सपिंडा। पिता के 5 पीढ़ी ऊपर 5 पीढ़ी नीचे को बोलते हैं सपिंडा। तो एक हिंदू स्त्री या एक हिंदू पुरुष अपने माता के साइड में 3 पीढ़ी ऊपर 3 पीढ़ी नीचे विवाह नहीं कर सकता, और पिता के साइड में 5 पीढ़ी ऊपर 5 पीढ़ी नीचे विवाह नहीं कर सकता। इसको सपिंडा कहते हैं। ये जुडिशरी में आता है बराबर। चलो अब देखो नेक्स्ट सर आप ये लोगों ने, जो अभी आपने पीढ़ी वाला बताया है, ये आप लिखवा देंगे क्या? हाँ तो लिख लीजिए ना, देखिए फट से रिकॉर्डेड भी रहेगा। माता के पक्ष में 3 पीढ़ी ऊपर 3 पीढ़ी नीचे, और पिता के पक्ष में 5 पीढ़ी ऊपर 5 पीढ़ी नीचे को बोलते हैं सपिंडा। माता में 3-3 और पिता में 5-5। जी सर, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने देखा है। हाँ हाँ आएंगे, बिल्कुल आएंगे। इंटर में तो जरूर पूछे जाते हैं। इस जुडिशरी में आया था 30वीं न्यायिक सेवा। कि सपिंडा क्या होते हैं, तो स्टूडेंट ऐसा बताता है कि वो चकरा जाता है एग्जामिनर, वो सोचता है हम ही सपिंडा हैं इसके। कभी कभी ऑप्शन में ना दोनों का साथ में आ जाता है, हम्म, माता का और पिता का। इसको लिख लो, ठीक है। चलो अब देखो, थोड़ा स्पीड से चलना पड़ेगा ताकि आप लोग का कंप्लीट हो जाए। सेक्शन 9 जो है हिंदू लॉ की, सेक्शन नंबर 9 है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9। इसमें है दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापना। लिखते चलो, अब इसको समझा दे। धारा 10, इसी अधिनियम की धारा 10 में है न्यायिक पृथक्करण, जुडिशियल सेपरेशन। इसी अधिनियम की धारा 13 में है विवाह विच्छेद। फिर इसके बाद विवाह विधि, अगला लिखे विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976। विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 13B में 13B में पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद, पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। देखिए चारों से क्वेश्चन आएंगे, एक एक ध्यान से समझिए। धारा 9 कहती है कि जब हिंदू स्त्री और हिंदू पुरुष न्यायालय के शरण में जाएंगे कि मुझे तलाक दे दीजिए, मेरा विवाह विच्छेद कर दीजिए, तो कोर्ट क्या करती है, जुडिशियल सेपरेशन दे देती है। जो जुडिशियल सेपरेशन होता है उसकी अधिकतम पीरियड होती है 1 साल। 1 साल के अंदर जो पति पत्नी है उनको अलग अलग कर दिया जाता है। अलग अलग का मतलब यहाँ पे है कि फिजिकल रिलेशन दोनों डेवलप नहीं करेंगे 1 साल तक, और अगर 1 साल के भीतर उन लोगों को अपने विवाह को फिर से मेंटेन करना है, यानी कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगा है फिजिकल रिलेशन का, अगर वो चाहते हैं कि हमारा रिलेशन फिर से डेवलप हो, तो धारा 10 की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। धारा 10 में है दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना। अब हम लोग पूरा फिर से पति पत्नी के रूप में रहना चाहते हैं, वो एप्लीकेशन अलाउ हो जाएगी, तो धारा 10 के तहत आपका विवाह फिर से आगे बढ़ेगा। अब 1 साल अगर बीत जाता है तब तलाक का आधार, धारा 13 में तलाक होता है, विवाह विच्छेद। और जो 13B जोड़ी गई है नई धारा, अगर पति पत्नी दोनों पारस्परिक सहमति से ज्वाइंट एप्लीकेशन डालते हैं, कल भी हमने आप लोग को CPC के क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाया था, म्यूचुअल कंसेंट से डिक्री, याद है, धारा 96 का भाग 3 CPC में कल पढ़ाया था, 96 का पार्ट 3। तो अगर पति पत्नी दोनों एक साथ ज्वाइंट एप्लीकेशन देते हैं, धारा 13B, वहाँ भी बताए थे धारा 13B, तो ऐसे कंडीशन में जो तलाक होता है उसको कहते हैं म्यूचुअल कंसेंट। ये 4 चीज़ याद रखिएगा, ठीक है।
अब न्यायिक पृथक्करण के आधार क्या है, किन आधारों पर न्यायिक पृथक्करण होता है? देखिए, न्यायिक पृथक्करण आबलिक तलाक के आधार, नंबर 1 जाड़ता, नंबर 2 क्रूरता, नंबर 3 अभित्याग। अभित्याग का मतलब होता है कि 2 साल से पत्नी के साथ कोई संबंध स्थापित न किया हो। नंबर 4 कोढ़, लेप्रोसी। नंबर 5 रतिजन्य रोग। अगला नंबर मानसिक विकृतता, क्या सर? मानसिक विकृतता, अनसाउंड माइंड, धर्म परिवर्तन, संसार त्याग, सन्यासी बन गया। नेक्स्ट देखिए, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत निम्नलिखित 4 प्रकार के व्यक्ति, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत निम्नलिखित 4 प्रकार के व्यक्ति भरण पोषण के लिए अधिकृत किए गए हैं। पहला है पत्नी, दूसरा विधवा पुत्र वधू, विधवा पुत्र वधू, नंबर 3 में पुत्र पुत्रिया, पुत्र पुत्रिया, अवैध संतानें, वृद्ध माता पिता, और नंबर 4 पे मृतकों के आश्रित। अब देखिए, इसी अधिनियम में दत्तक ग्रहण की बात कही गई। दत्तक ग्रहण कहते हैं गोद लेना। इस अधिनियम के बनने के बाद ये कहा गया है कि कोई भी हिंदू, चाहे वो अविवाहित हो चाहे विवाहित हो, चाहे वो महिला हो, कोई भी हो, दत्तक ले सकता है। देखिए, जो स्त्रियां हैं उनको 3 कैटेगरी में रखा गया है, अनमैरिड, मैरिड और विडो, और चौथा है डिवोर्स। चारों को राइट्स दिया गया है दत्तक लेने के लिए। कोई भी स्त्री, चाहे वो अविवाहित हो, चाहे वो विवाहिता हो, चाहे वो विधवा हो, चाहे वो तलाकशुदा हो, ये कहा गया है कि आप चारों में से कोई भी दत्तक ले सकते हैं। देखो, अगर कोई विवाहिता स्त्री किसी को गोद लेना चाहती है तो ये कहा गया है पति की सहमति से। विवाहिता स्त्री गोद लेगी तो पति की सहमति से। लेकिन अगर वो अविवाहिता है, अगर वो विधवा है, अगर वो तलाकशुदा है, तो अपने स्वयं की सहमति से। लेकिन देखो, शर्त क्या है, अगर किसी स्त्री के द्वारा किसी पुरुष का गोद लिया जा रहा है, मेल के द्वारा फीमेल का, तो दोनों के बीच में 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए, कम से कम 21 वर्ष का अंतर। ये लिखो, लिखते चलो आप लोग फटाफट, फिर बाकी जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो हिंदू लॉ पूरा डिटेल में पढ़ा देंगे आप लोग को। अगर अपोजिट सेक्स का हो रहा है एडॉप्शन तो 21 ईयर, दोनों के बीच में 21 वर्ष के कम से कम अंतर होना चाहिए। इसी प्रकार अगर कोई पुरुष किसी स्त्री को गोद ले रहा है तो उस दोनों के बीच में भी 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए।
और देखो, जिसको गोद में लिया जा रहा है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके लिए 2 शर्तें हैं। पहला तो ये कि उसकी उम्र 15 साल से ज़्यादा ना हो, 15 साल से ज़्यादा ना हो। दूसरा, अनमैरिड हो। जिस बच्चे को गोद में लिया जा रहा है उसकी उम्र 15 साल से ज़्यादा ना हो और वो अविवाहित हो। और तीसरा एक कंडीशन और लिख लो, पूर्व में उसे गोद में न लिया गया हो। ठीक है। अब ये कहा गया है कि पुरुष अगर है तो अविवाहित पुरुष भी ले सकता है गोद, जो क्या नाम है, विवाहित पुरुष है वो भी ले सकता है, तलाकशुदा भी पुरुष ले सकता है, और विधुर जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई वो भी ले सकता है। लेकिन अगर मैरिड पुरुष है, कोई जेंट्स है, तो अपनी वाइफ के कंसेंट से। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और अगर किसी को लड़का है तो लड़के को गोद में नहीं ले सकता, लड़की को ले सकता है। ध्यान समझना, अगर किसी के पास पुत्र है तो वो किसी दूसरे पुत्र को गोद में नहीं लेगा। ऑलरेडी है तो क्या करोगे दूसरा लेके? आप ले सकते हो कन्या। किसी के पास अगर पुत्री है तो पुत्री गोद में नहीं लोगे, क्या लोगे? पुत्र। समझ में आया? लिखते चलो चंदन, जल्दी जल्दी। सर वो सुष्मिता सेन कैसे 2 बेटी गोद ले ली है? क्या चीज? सुष्मिता सेन कैसे 2 बेटी गोद ले ली? 2 बेटी गोद ले ली है तो दोनों को इकट्ठा ले ली होगी। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार अर्चना जी, कहाँ हैं आप? रास्ते में सर कोर्ट जा रही हूँ, अर्जेंट काम। रोज जाती है? दोनों दोनों पैकेट भर भर के लाती है पैसे? नहीं सर, पैसे वैसे कुछ नहीं है, बस ऐसे ही काम करती हूँ। चलिए, कुछ अपने क्लास के स्टूडेंटों को दिल्ली में डिनर दे दीजिए, नहीं तो सारे जी पैसे जो सर। है इनकम टैक्स वाले ले जाएंगे। रोज कोर्ट से लाती है इतना पैसा। चलो ध्यान से सुनो, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये प्रोविज़न है कि अगर लड़का है तो लड़के को गोद में नहीं लोगे, और लड़की है तो लड़की को गोद में नहीं लोगे। जो कमी है वो पूरा कर लो। जो कमी आपको लगती है कि मेरे पुत्र है पुत्री नहीं है, तो पुत्री को गोद ले लो। क्योंकि हिंदू धर्म में एक कुरीति है, खोपड़ी में एक दिमाग में कीड़ा है कि लड़की होना बहुत ज़रूरी है। अगर लड़की नहीं होती तो ये कहा जाता है कि कन्यादान नहीं दोगे तो आगे बड़ी मुसीबत आएगी। ठीक, तो जिसके पास लड़का है वो लड़की के लिए परेशान है, जिसका लड़की है वो लड़के के लिए परेशान है। तो हिंदू धर्म में कह दिया अगर आपका लड़की है तो आप लड़का गोद ले लो। चलो आपका काम बन गया। आपके पास लड़का है, लड़की गोद ले लो। सर आपके पास कुछ नहीं है तो आप जिसको चाहो उसको गोद में ले लो। चलो हाँ जल्दी बोलिए। सर वो आपने बोला कि अगर लड़की है तो लड़के को गोद लेना है, तो वो जस्टिस चंद्रचूड़ सर ने तो दोनों लड़कियों को गोद ले रखा है, तो फिर वो कैसे? एक पत्नी कैसे लिया, अभी सब एग्जाम्पल के पीछे उनका क्या है, कब लिया था, कैसे लिया था, अब उसका रीज़न तो वही जान। सुष्मिता सेन भी तो 2 बेटी ही गोद ली है। हाँ तो 2 को इकट्ठा ले लिए होंगे, 2 को एक साथ लिए होंगे ना। ठीक है, जैसे रवीना टंडन एक एक्ट्रेस थी पुरानी, उसने जब वो मतलब वो फिल्म इंडस्ट्रीज में आई थी तभी बच्चे को गोद ले ली थी। ठीक, अब उसकी शादी हो गई, शादी के बाद उसके अपने बच्चे हो गए हैं, तो जो गोद ली थी उसके भी बच्चे हो गए हैं, तो वो नानी भी बन गई है, माँ भी बन गई है। ठीक, एडॉप्टेड सन की बेटी हो गई है तो वो बन गई नानी, और अपने नेचुरल सन भी उसके हो गए हैं। तो वही एक दिन हम देख रहे थे कपिल वाले में, कॉमेडी में, तो बता रही थी कि मैंने कभी किसी को बताया नहीं, और मैं जब इंडस्ट्री में आई थी तभी किसी को गोद ले ली थी। ठीक है, चलो आप लोग ज़्यादा ख्वाब ना देखो। चलो आप लोगों को कोई गोद नहीं लेगा, नोट कर लो। 15 साल के ऊपर हो गए हो,
कोई गोद नहीं लेगा, केवल एक गोद ले अच्छा सकता सर, है वो पब्लिक मेल सर्विस अगर कमीशन। मेल फीमेल को अब अगर गोद लेता है तो दोनों के बीच 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए। अपोजिट अब सेक्स फीमेल में भी बस एक मेल को सेकंड, लेती है इतना तो जल्दी अंतर होना चाहिए। लेकिन अगर मेल मेल को ही ले और फीमेल फीमेल को ही गोद ले तो उसके नो बीच उम्र नो का क्या अंतर होना नो चाहिए? रिस्ट्रिक्शन, नो रिस्ट्रिक्शन। देखो 21 वर्ष इसलिए रखा गया है कि कोई ऑफेंस ना हो। अब पता चला है कि 35 साल 30 साल के 35 साल के किसी पुरुष ने क्या किया, 25 साल की लड़की को गोद ले लिया, तो वो लगेंगे पिता पुत्र? नहीं सर। नो। और कहीं ये पुत्री के आड़ में वो ऑफेंस कर रहा हो, समाज को दिखा रहा है मेरी बेटी है, तो इसीलिए लॉ कोशिश करता है कि 21 ईयर का अंतर हो। ठीक है, चलो बाकी जितना सुष्मिता सेन का और चंद्रचूड़ का है वो क्लास में खूब डिस्कस करेंगे, चिंता ना करिए। पहले चंदन को आप लोग क्वालिफाई करने दीजिए, चंदन है, दिव्या है, गरिमा है, ठीक है, ताकि ये लोग जज बने तो आप लोग का मनोबल ऊपर बढ़े। चलो आगे बढ़िए। देखिए अब इसके बाद इसमें आप लोग को वसीयत पढ़ना है। तो हिंदू के वसीयत के बारे में ध्यान रखिएगा, जो नया कानून आ गया है वो 2019 का, लिखिए इसको। वर्तमान समय में वसीयत के लिए, वसीयत जिसे कहते हैं इच्छा पत्र, के लिए वसीयतकर्ता को, टेस्टेटर को 100 रुपए के स्टैंप पर दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति पर रजिस्ट्रार के ऑफिस में पंजीकरण होना अनिवार्य है। नेक्स्ट, राव कमेटी की सिफारिश पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 पारित किया गया है। यह अधिनियम हिंदू के साथ साथ बौद्ध, जैन तथा सिखों के ऊपर लागू होती है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिंदू विवाहिता स्त्री, हिंदू विवाहिता स्त्री 2005 के बाद यदि उसका विवाह हुआ है तो वह अपने नैसर्गिक पिता, नेचुरल फादर की संपत्ति में उसी प्रकार हिस्सेदार होगी जैसे उसके अन्य भाई होते हैं। ठीक है, चलिए पल्लवी अपने भाई को बता दीजिएगा, आकांक्षा आप भी, तो बड़ी रिस्पेक्ट करेंगे वो लोग।
अब जरा से मुस्लिम विद पे आ जाइए। देखो मुस्लिम विद में एक क्वेश्चन आता है इद्दत से, इसको देखो हम बता दे रहे, ध्यान से सुन लो, इसको जरूर लिखोगे। देखिए मुस्लिम विद में क्या होता है कि जब किसी मुस्लिम स्त्री की विवाह टूट जाता है तो दो तरीके से टूटता है, या तो पति की मृत्यु हो गई हो या तो वो क्या हो, तलाक हो गया हो। ठीक है, तो जब मुस्लिम स्त्री का विवाह टूट जाता है पति की मृत्यु होने के कारण या क्या नाम है, तलाक होने के कारण, तो उसको जाना पड़ता है इद्दत में। इद्दत क्या होता है, एक समयावधि होती है, प्योरिफिकेशन ऑफ द टाइम, कि कहीं वो अपने पति के साथ रहते हुए गर्भवती तो नहीं है। तो विधवा के लिए और तलाकशुदा के लिए इद्दत का टाइम अलग अलग है। देखो अगर कोई स्त्री तलाकशुदा है यानी उसका तलाक हो गया है तो उसका जो इद्दत होगा 3 मासिक धर्म, जो महिलाओं का मासिक धर्म होता है 3 मासिक धर्म तक इद्दत का टाइम रहेगा। उस दौरान वो रीमैरिज नहीं कर सकती। अगर कोई स्त्री विधवा हो, तलाकशुदा हो गई है, तो जब तक पहला मासिक धर्म, दूसरा मासिक धर्म, तीसरा मासिक धर्म, अगर उसका 3 निरंतर मासिक धर्म हो रहा है, इसके मतलब वो गर्भवती नहीं है, तो 3 मासिक धर्म के बाद वो पुनर्विवाह कर सकती है। और अगर इस दौरान उसका मासिक धर्म रुक गया है यानी वो गर्भवती हो गई है, तो जब तक बच्चे को जन्म नहीं देगी तब तक वो इद्दत में रहेगी। इद्दत के समय तक उसका भरण पोषण सब कुछ उसका पति ही देगा, भले ही तलाक हो गया। ठीक, इसको लिख लो। अच्छा चलो हम लिखवा देते हैं, लिखो। इद्दत वह अवधि होती है, इद्दत वह अवधि होती है जब कोई मुस्लिम स्त्री का पति की मृत्यु हो गई है या पति से उसका तलाक हो गया है, तलाकशुदा स्त्री की इद्दत अवधि, तलाकशुदा स्त्री की इद्दत अवधि 3 मासिक धर्म होता है। जबकि विधवा स्त्री का इद्दत अवधि 4 माह 10 दिन होता है। नेक्स्ट, यदि इद्दत की अवधि में वह स्त्री गर्भवती पाई जाती है तो जब तक वह बच्चे को जन्म नहीं दे देगी तब तक उसका भरण पोषण उसका पूर्व पति या पति के परिवार की ओर से किया जाएगा। इद्दत की अवधि में उस स्त्री पर पुनर्विवाह निषिद्ध रहता है। चलो हे ना लो, मुता विवाह, मुता विवाह, मुता विवाह, मुता विवाह केवल शिया विध में ही लागू होता है, सुन्नी में नहीं।
यह विवाह पूर्णतः अस्थायी होता है। सर पूर्णतः के बाद क्या बोले? अस्थायी, टेम्परेरी, अस्थायी होता है। यह विवाह केवल आनंद के लिए किया जाता है। भारत में इस विवाह को कोई मान्यता नहीं है। नेक्स्ट, मेहर, डावर। मेहर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डावर, और उसी का बिगड़ा नाम है डाउरी। मेहर वह धनराशि या संपत्ति है जो एक मुस्लिम पत्नी अपने पति से निकाह के पूर्व प्रतिफल के रूप में प्राप्त करने की अधिकारिणी होती है। मेहर धन या संपत्ति में से किसी भी रूप में हो सकती है। मेहर धन या संपत्ति में से किसी भी रूप में हो सकती है। मेहर का उद्देश्य पति के तलाक देने के मनमौजी तरीके पर अंकुश लगाना है। नेक्स्ट, इला। इला का शाब्दिक अर्थ है इला, इला, इलाहाबाद वाला इला का शाब्दिक अर्थ है शपथ। यदि कोई मुस्लिम पुरुष यह शपथ लेता है कि वह अपने पत्नी के साथ 4 माह या उससे अधिक समय तक संभोग नहीं करेगा, तो उसे इला कहते हैं। यह विवाह विच्छेद का एक आधार है। चलो देखो, जैसे हिंदू में क्या होता है, अगर हिंदू में किसी बहू को कह दिया जाए, कोई पुरुष अपने पत्नी को बोलता है कि तुम तो मेरी माँ जैसी हो, बिल्कुल मेरी माँ जैसी लगती हो, ठीक है ना, मतलब मेरी माँ की तरह सुंदर हो या मेरी माँ की तरह खूब अच्छा काम करती हो, तो सासू माँ खुश हो जाएंगी बहू से? बोलिए। अगर कोई पति अपने पत्नी की अपने माँ से की तरह कहती है, ठीक है, तो माँ खुश होगी नाराज होगी? बोलो। हेलो। नाराज हो जाएगी। हाँ सोमेश, बताओ। हाँ, ठीक ठीक ठीक, ठीक ठीक सोमेश, हाँ।
हाँ तो भेज दो, उससे बस कह देना, ना खटखटा देगा, हम थोड़ा क्लास लेंगे, उठ के कर देंगे, तुरंत कर देंगे। ठीक ठीक। हाँ देखो, अगर कोई बहू की तुलना सासू माँ से कर दी जाए तो सासू माँ खुश होंगी कि नाराज होंगी? नाराज होगी। नाराज हो गए। क्यों नाराज होंगी? अब वो पहले नंबर 1 पर थी, अब नंबर 1 का स्थान लेना चाह रही है तो नाराज है ना होगी। अभी से वो अपने आपका आप को बेस्ट मानती है। अभी से आपका इतना विचार है, आगे क्या होगा चंदन? माता जी को बता दिया जाए कि चंदन जो सर बहू माँ का लाएंगे। कंपेयर वाइफ से नहीं हो सकता है ना, दोनों का अलग अलग स्थान तो है। ये ध्यान रखो, हिंदू विध में क्या होगा, ये तो हमारी क्या है, सोच है। विध में इसका कोई मतलब नहीं। अगर किसी मुस्लिम पुरुष ने अपनी बेगम की तुलना अपने माँ से कर दी तो इसको बोलते तलाक का आधार, इसी को बोलते जिहार। चलो लिखो, जिहार का आशय है निषिद्ध तुलना। जब पति अपनी पत्नी को, क्या बोले सर, जी हार? हाँ जिहार, जब पति अपनी पत्नी की तुलना अपने माँ से या निषिद्ध संबंध में आने वाली किसी स्त्री से करता है तो यह विवाह विच्छेद का एक आधार हो जाता है। नेक्स्ट, खुला। खुला, पति पत्नी दोनों की सहमति से विवाह विच्छेद को खुला कहा जाता है। मुबारत, यह भी विवाह विच्छेद का एक आधार है। इसे भी पारस्परिक सहमति से, यह भी विवाह विच्छेद का एक आधार है। इसे भी पति पत्नी पारस्परिक सहमति से करते हैं। एक नोट लिखिए, मुस्लिम विध में दत्तक ग्रहण, मुस्लिम विध में दत्तक ग्रहण का कोई उपबंध नहीं है। नेक्स्ट, मुस्लिम विध में दान को हिबा के नाम से जाना जाता है। दान को हिबा के नाम से जाना जाता है। टीपीए की धारा 122, टीपीए की धारा 122 के प्रावधान मुस्लिम विध के हिबा पर लागू नहीं होते। नेक्स्ट, मुस्लिम विध में दान को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। मुस्लिम विध में दान को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला हिबा, नंबर 2 हिबा बिल एवज, तीसरा हिबा बिल शर्त उल एवज, हिबा बिल शर्त एवज। नंबर 4 सदका।
नोट। सर 4 नंबर क्या बोले? सदका 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 नोट। धार्मिक उद्देश्य से किए गए दान को मुस्लिम विद में सदका कहा जाता है। कुरान में इसे खैरात के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट के मुस्लिम विद में दत्तक ग्रहण के समान अभिस्वीकृति, अंडरलाइन कर लीजिए, अभिस्वीकृति एक्नॉलेजमेंट का प्रावधान है। अभिस्वीकृति में लिया गया पुत्र या पुत्री को दत्तक न मानकर नैसर्गिक पुत्र या पुत्री माना जाता है। इसीलिए निषिद्ध संबंध में आने वाले संबंधों के पुत्र पुत्रियों को अभिस्वीकृति में नहीं लिया जा सकता। जैसे हिंदू में क्या होता है, एक हिंदू अपनी बहन का बेटा या बेटी को दत्तक में ले सकता है, हाँ सर। लेकिन एक मुस्लिम अपने बहन के बेटा बेटी को अभिस्वीकृति में नहीं ले सकता, क्योंकि वहां पे नैसर्गिक पुत्र माना जाता है, नेचुरल, तो रिस्ट्रिक्टेड हो गया ना। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि दत्तक ग्रहण में हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी को गोद ले सकते हैं, लेकिन मुस्लिम विद में कहा गया जो रिश्ते क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, वहां पे नहीं ले सकते। तो देखो आप लोग क्या करना, 7-8 क्वेश्चन आएगा चंदन, ठीक है, जिसका जिसका बिहार जुडिशरी का, ज़्यादा नहीं आएगा, मत सोचना 25-30 क्वेश्चन आएगा। जो बिहार जुडिशरी में आएगा हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ से मैक्सिमम आएंगे 5 या 6 क्वेश्चन, ठीक है। सर 20 क्वेश्चन आ रहा है। कहाँ आ रहा है 20 क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन आया हुआ है, 30वीं में भी 30वीं में भी। हमने तो देख रहे थे कि 8-9 क्वेश्चन आया था। अच्छा जो भी आएगा, चलो मान लो 10 आएगा 15 आएगा, जो भी आएगा आप लोग क्या करना कि इतना तो जरूर पढ़ लेना जितना भी हमने आपको बताया। ये हमने क्रीम आपको बता दिया है, बाकी जो आप लोग सामग्री मंगाए हैं, कि गाइड मंगाए हैं, जो भी नोट्स मंगाए हैं, उसको अगर चाहेंगे तो एक बार MCQ जरूर लगा लेना। और MCQ में क्या करना है कि बिहार जुडिशरी का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, जैसे मान लीजिए पिछला 31वां हुआ है, फिर 30 हुआ है, इसके पहले जो 29 हुआ है, जो जो हुआ है उसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो हो जाएंगे और आप लोग अपनी इस एग्जाम को दीजिएगा, ठीक है। सर एक चीज पूछना था सर, आप पहले कैमरा तलाक करिए, उल आपका तलाक होने वाला। कैमरा क्यों बंद रखती हैं आप? सैकड़ों बार आपको बोला गया है, कैमरा ऑन यस रखा सर। करिए। सर ऋतिका, तलाक उल कैमरा ऑन बैन, रखो। तलाक ए तफवीज, तलाक उल इद्दत, तलाक हसन, ये चारों थोड़ा बता देते। देखिए ये तलाक के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है ना। जी तलाक देने के अलग अलग तरीके। तलाक 2 तरह से होता है मुस्लिम विध में, एक होता है पक्षकारों की समझ से, एक होता है न्यायालय के द्वारा। जो न्यायालय के द्वारा तलाक होता है वो मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के प्रावधानों के तहत न्यायालय के द्वारा जो होता है।
और जो पक्षकारों के द्वारा होता है जिसमें कि न्यायालय जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसी में इन सब की जरूरत पड़ती है जो आप जैसे बता रही है। ठीक है, तो पहले अगर लिखना चाहो इसको आप लोग लिख लो। मुस्लिम विध में तलाक के विवाह का कैमरा बंद है। क्यों कैमरा बंद करते हैं आप लोग? आज लास्ट वार्निंग है, आज के बाद अगर किसी कैमरा बंद आया उसको तुरंत डिलीट कर देंगे, ध्यान रखिएगा। कितनी बार बोले ये ऑफेंस होता है कैमरा बंद करके ऑनलाइन क्लास लेना। हाँ, मुस्लिम विध में तलाक दो प्रकार से होता है। पहला, पक्षकारों की सहमति से। दूसरा, न्यायालय द्वारा। अगला पॉइंट, न्यायालय द्वारा जो तलाक होता है वह मुस्लिम मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के प्रावधानों के तहत होता है। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम सर। हाँ, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के प्रावधानों के तहत होता है, जिसमें 9 आधार बताए गए हैं। पहला, पति का लापता होना। नंबर 2, पति द्वारा भरण पोषण न करना। तीसरा, पति को 7 वर्ष का कारावास होना। अगला नंबर, पति की नपुंसकता। पति की नपुंसकता। पांचवा, वैवाहिक कृत्यों का पालन न करना। अगला नंबर, पति की क्रूरता। अगला नंबर, पति का रोग से ग्रस्त होना। आठवां, पति द्वारा विवाह का विखंडन। नौवां, लिएन व्यभिचारिता। लिएन अर्थात व्यभिचारिता। अगला नंबर उसी में है, तथा इस्लाम का परित्याग। ये तो देखो मुस्लिम विवाह लिखे, पक्षकारों द्वारा मुस्लिम विध में जो विवाह विच्छेद होता है उसे 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है तलाक ए सुन्नत। दूसरा है तलाक ए बिद्दत। अगला लिखिए,
पॉइंट बना के तलाक ए सुन्नत, तलाक का परंपरागत तरीका है जिसे मोहम्मद साहब ने अपने समय मान्यता भी दी थी। यह वैध एवं सर्वमान्य है। तलाक के सुन्नत के भी दो उपशाखाएं हैं। पहला तलाक अहसान, तलाक अहसान। दूसरा है तलाक हसन। सर एक फिर से रिपीट कीजिए ना, तलाक के सुन्नत के दो शाखाएं हैं। हाँ, तलाक अहसान और तलाक हसन। नेक्स्ट लिखिए, तलाक उल बिद्दत तलाक का एक निंदित रूप है, निंदित रूप है। इसे मुस्लिम विध में मान्यता नहीं प्रदान की गई है। ठीक है, चलो इसको आप कर लेना आप लोग। सर एक मिनट सर, हाँ बोलिए। इसमें कम एमसीक्यू था क्या कि तलाक की घोषणा के बाद जो तलाक रद्द न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? तो उसी में ये चार ऑप्शन था, तलाक उल बैन, तलाक उल इद्दत, तलाक ए तफवीज, तलाक हसन। जो तलाक हसन है ये जो है खंडनी नहीं होता। थैंक यू सर। ठीक है, देखो अब आप लोग क्या करना है कि जो आपके पास एक्स्ट्रा मैटर है पहले तो इतना जरूर पढ़ लेना। ठीक है, अगर आपके पास समय रहता है तो जो एक्स्ट्रा मैटर है उसको भी पढ़ लेना। ठीक है, और एग्ज़ाम के पहले ये ध्यान रखना 4 तारीख एग्ज़ाम है, 3 तारीख तक का आप लोग अपना टाइम टेबल बना लीजिए। आज है 19 से लेके 3 तारीख तक का अपना टाइम टेबल बना लीजिए। इसमें तो टाइम टेबल बनाइएगा लास्ट के 2 दिन, यानी 3 जून और 2 जून। उस दिन आप केवल और केवल रिवीजन करेंगे, कोई नया चीज़ नहीं पढ़ेंगे। और आज 19 मई से लेकर जो आपके पास 1 जून तक का समय है, लगभग जो 12-13 दिन का है, उसमें कोर्स को समेटने की कोशिश करिए। खासकर माइनर एक्ट जैसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, ठीक है, एसआरए है, ये सब क्या करिए, इसको समेटने की कोशिश करिए, याद करने की कोशिश करिए। छोटे छोटे उसके पॉइंट्स बना लीजिए कि जैसे निगोशिएबल में 138 वाला है तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहाँ जाएगा, कंप्लेंट केस होगा, इसमें 2 साल का कारावास है, या जितना चेक का अमाउंट है उसका 2 गुना फाइन है, या चेक का अमाउंट और फाइन दोनों है। समरी ट्रायल है, जब तक पैसा नहीं मिलता तो इंटरिम रूप में 20% हम लोग को मिल जाता है। ऐसे 8-10 पॉइंट को याद रखो जिससे कि क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो आपका मेजर एक्ट है, जैसे आपने सीआरपीसी पढ़ी, एविडेंस पढ़ा, सीपीसी पढ़ी, ठीक है, तो जो मेजर एक्ट है उसके उन पार्ट्स को ज़्यादा फोकस करिए। जैसे सीआरपीसी पढ़ रहे हैं तो सीआरपीसी में 376 किन मामलों में अपील नहीं होती। अब एग्जामिनर जो है, देखो जनरल चीज़ एग्जामिनर नहीं पूछेगा, वो जानना चाहता है कि किन मामलों में अपील नहीं होती, तो आप उसका आंसर सही रूप में दे सकें। इस तरह इसको आप लोग अपनी पढ़ाई को करते रहे और प्रीवियस ईयर के ध्यान रखिएगा, जो भी मैक्सिमम आप लोगों को पेपर मिले उसको करते जाइए। और देखो जिस स्टूडेंट को प्रीवियस ईयर के पेपर में कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है, उसका तरीका क्या है कि आप व्हाट्सएप पे डालते जाइएगा। ठीक है,
और थोड़ा इंतज़ार करिएगा आधे पौन घंटे का, कि जैसे हम देखते हैं तो आंसर दे देंगे, क्योंकि और भी काम में रहते। आप लोग 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो डालना हो डालते रहिएगा, ताकि ये ना हो कि हमारा ये छूट गए। और जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस करिएगा। जो जनरल स्टडीज़ है उसमें देखो, हिस्ट्री में आपको मेडिवल हिस्ट्री कम पढ़िएगा, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़िएगा, गुप्त काल में क्या हुआ, मौर्य काल में क्या हुआ, ठीक है ना, वर्धन काल में क्या हुआ था, उससे 1-2 क्वेश्चन एग्जामिनर जो। और इसके बाद जो मॉडर्न हिस्ट्री है, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन है। ज्योग्राफी के जो भारत के भूगोल है उस पर ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है, नदियाँ है, पहाड़ है, ठीक है ना, ज्वालामुखी है, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करिए। बिहार के जुडिशरी में साइंस ज़्यादा आती है, जनरल साइंस ज़्यादा आती है, तो जनरल साइंस को 3 भाग में पढ़ना है। एक तो हमें जनरल साइंस पढ़ना है, दूसरा जो टेक्नोलॉजी है, जितनी नई टेक्नोलॉजी है उससे क्वेश्चन जरूर बनेंगे, ध्यान रखिएगा 1-2। और इसके बाद जो आविष्कार और खोज होता है वो 1-2 क्वेश्चन जरूर एग्जामिनर डालते हैं उसमें। और जो बजट है बिहार स्टेट का, बिहार राज्य का बजट जरूर देखिएगा, इसको नोट कर लीजिए जो बता रहे हैं, बिहार राज्य का बजट जरूर देखिएगा। केंद्र सरकार का बजट तो आम बजट देखिएगा ही, 2023-24। इसके बाद बिहार स्टेट का 23-24 का बजट, और केंद्र सरकार का आर्थिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे। देखो, इकोनॉमिक सर्वे हर समय जो होता है वो प्रीवियस ईयर का होता है, करंट ईयर का होता है, और जो बजट होता है हर समय आगामी वर्ष का होता है। तो बजट मिलेगा 23 और 24 का, आर्थिक सर्वे मिलेगा 22 और 23 का, ठीक, उसको देख लीजिएगा। अभी कल मिनिस्ट्री में कुछ चेंजेस हुआ है, ठीक है, देख ये लीजिए, कानून मंत्री भी सर बदल गया। बदल गए। तो जी सर। ये ध्यान रखिएगा, जो चेंजेस है उसको थोड़ा एक बार जरूर देख लीजिएगा। और बिहार का जो स्पेशल सामान्य ज्ञान है, बिहार का सामान्य ज्ञान, ठीक है, बिहार की नदियां हैं, बिहार के जो प्रशासनिक जगह हैं, उन सबको अपनी फोकस कर लीजिएगा, पढ़िए, पूरा रीडिंग कर लीजिएगा। तो जब आप प्रीलिम्स के एग्ज़ाम देने बैठते हैं, अगर आपने ठीक से रीडिंग किया है तो आप देखेंगे क्वेश्चन याद आने लगते हैं, ठीक है। कोर्स को एक बार सब समराइज जरूर कर लीजिएगा, छोड़िएगा कोई चीज़, एक एक लाइन पढ़ते जरूर जाइएगा, निगाह से गुजारते जाइएगा। तो इससे ये होता है कि प्रीलिम्स में आपको आसानी लगती है एग्ज़ाम देने, ठीक है। अब बाकी कोई प्रॉब्लम होगी व्हाट्सएप पे जरूर डालिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।